स्टूडेंट्स, आज के नोट्स हैं आपके क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी। और आपको और चैप्टर्स के भी नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं सभी नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड करा चुकी हूँ, जो कि है नोट्स एंड प्रैक्टिकल्स नाम से। ठीक है, चैनल का नाम है नोट्स एंड प्रैक्टिकल्स। और ये वीडियो मैं बना रही हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए, ताकि मैं आपको नोट्स एक्सप्लेन कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ओके। और केमिकल रिएक्शन के ही अंदर जो है दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट का पार्ट और दूसरा होता है प्रोडक्ट का पार्ट। ओके। तो देखिए, रिएक्टेंट किसे कहते हैं? जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, मीन्स जिन सब्सटेंसेस में चेंज होता है उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ओके। तो देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने जो है इस केमिकल रिएक्शन में जो है पार्ट लिया हुआ है। जो भी चेंज होगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में होगा। ओके। तो ये क्या हो गए? रिएक्टेंट। और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। अब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं केमिकल रिएक्शन की? तो देखिए, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो देखिए गैस का एवोल्यूशन होता है। और एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो देखिए, जब भी जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट तो बनाएगा ही, लेकिन गैस भी इवॉल्व करेगा, जो कि होगी हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने से हमें क्या पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस इवॉल्व होती है। ओके। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो पीपीटी बनती है। पीपीटी एक सॉलिड प्रोडक्ट है। ठीक है, पीपीटी का फुल फॉर्म है प्रिसिपिटेट। तो एग्जाम्पल अगर देखिए, जब भी सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सिल्वर क्लोराइड जो होगा वो हमारा सॉलिड प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और वो वाइट कलर का होगा। ठीक है, और क्या निकलेगा? हमारा सोडियम नाइट्रेट भी निकलेगा। तो ये किस तरह की रिएक्शन हो गई? इसमें क्या हो रहा है? इसमें पीपीटी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, पीपीटी की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये आपको समझ में आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स। और तीसरा है कि जब भी कोई रिएक्शन होगी, हो सकता है जो है उसके कलर में भी चेंज आए। अब कलर से समझे तो देखिए, जब भी आयरन, ये सब एग्जांपल्स लिए हैं मैंने आपको समझाने के लिए। देखिए, आयरन रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ, तो देखिए कॉपर सल्फेट रिएक्शन से पहले तो ब्लू कलर का है, लेकिन जैसे ही वो रिएक्ट कर जाएगा आयरन के साथ तो फेरस सल्फेट बनाएगा, जो कि पेल ग्रीन कलर का है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? रिएक्शन के टाइम पे कलर भी चेंज होता है। ओके। और कॉपर अलग निकल जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर भी चेंज होता है जब भी हम कोई रिएक्शन कराते हैं। तो ये हम समझेंगे इस रिएक्शन से। देखिए, जब भी क्विकलाइम को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, क्विकलाइम और वाटर को हम एक साथ लेकर के आएंगे तो स्लैग्ड लाइम बनेगा। तो जिस टाइम पे स्लैग्ड लाइम बन रहा होगा ना, उस टाइम पे जो रिएक्शन का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। इतना ज़्यादा हाई होगा कि आप जब ये रिएक्शन करा रहे होंगे ना, तो आप बीकर को टच भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है इसका टेम्परेचर। और लास्ट है चेंज इन स्टेट। अब जैसे कि देखिए, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों हमने गैस की फॉर्म में ले लिए और इन दोनों का रिएक्शन करा दिया तो हमें अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। लेकिन अमोनियम क्लोराइड सॉलिड होगा। ठीक है, अमोनिया गैस थी, ठीक है, और हाइड्रोजन क्लोराइड भी हमने गैस की फॉर्म में लिया था। जब इन दोनों गैस फेज के जो सब्सटेंसेस हैं, इनका जब हमने रिएक्शन कराया तो हमें जो है प्रोडक्ट में क्या मिला? सॉलिड सब्सटेंस। ओके। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि रिएक्शन के टाइम पर स्टेट भी चेंज होती है। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और जो रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे, केमिकल रिएक्शन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसमें हम हेल्प लेते हैं सिम्बल्स और फॉर्मूलाज की। ठीक है, जो उस सब्सटेंस के सिंबल होंगे, ठीक है, या फिर उसका जो भी फॉर्मूला होगा, उसकी हेल्प से हम उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और इसी मेथड को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब ये जितनी भी मैंने आपको रिएक्शन ली हुई हैं समझाने के लिए, ओके, तो ये जो है मैंने केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में ली हुई हैं। अब एग्जैक्ट जो केमिकल रिएक्शन होती है वो इस तरह से लिखी जाती है। देखिए,
जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पर हमें क्या देता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ओके, और इसी को हम अगर केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन H2। ओके, तो ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन, और ये जो एरो है ये हमें बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है। ओके, तो देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस्ड इक्वेशन देखिए समझिए, जितने नंबर ऑफ एटम्स जिस भी एलिमेंट के होंगे इधर साइड उतने ही दूसरी साइड भी होने चाहिए, यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के रिएक्टेंट में होंगे उतने ही उसके प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, यानी कि दोनों साइड जो है इक्वल होने चाहिए। यानी कि हाइड्रोजन के एटम अगर इधर साइड जो है 4 हैं, ठीक है, तो इधर साइड भी 4 एटम ही होने चाहिए हाइड्रोजन के। और रिएक्टेंट में देखिए ऑक्सीजन के जो है एटम वो 2 हैं रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी कितने होने चाहिए, 2। तो कितने हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम हैं और 4 हाइड्रोजन के एटम हैं। तो ये क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, यानी कि दोनों साइड हर एलिमेंट के जो है नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। और अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, देखिए जिसमें रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट, ठीक है, इक्वल ना हो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स के। यानी कि अब मान लीजिए मैग्नीशियम का इधर साइड देखिए एक एटम है और प्रोडक्ट में कितने एटम हैं, 1। लेकिन ऑक्सीजन के तो रिएक्टेंट में जो है 2 एटम है, लेकिन प्रोडक्ट में तो 1 ही एटम है। तो ये क्या हो गई, अनबैलेंस्ड हो गई, क्योंकि इधर साइड भी ऑक्सीजन के 2 एटम होने चाहिए थे, तभी हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन होती। ओके, तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है कि मास जो होता है ना रिएक्टेंट का वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट के, लेकिन अनबैलेंस्ड इक्वेशन में ऐसा नहीं होता। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, अब जो रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं एलिमेंट्स के और जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में हैं एलिमेंट्स के, उन्हें हम इक्वल करेंगे, और इसी प्रोसेस को हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ओके, अब देखिए बैलेंस कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं। देखिए जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो MgO बनाएगा, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रिएक्टेंट में देखें तो देखिए मैग्नीशियम का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। ओके, और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के सिंगल सिंगल एटम है। तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन के 2 एटम चाहिए। ओके, तो ऑक्सीजन के 2 एटम चाहिए, तो हमने क्या किया, 2 की मल्टीप्लाई कर दिया, कि यहाँ पर हमने 2 लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे। तो 2 लिखने के बाद देखिए हमारा जो है ऑक्सीजन का तो मैटर सॉल्व हो गया, यानी कि ऑक्सीजन के तो 2 एटम्स आ गए, लेकिन एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई कि मैग्नीशियम के भी अब हमें कितने एटम चाहिए रिएक्टेंट में, 2। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैग्नीशियम के 2 एटम लेंगे। तो मैग्नीशियम के आगे हमने 2 लिखने के बाद तो देखिए अब जो ये इक्वेशन है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। देखिए इधर साइड यानी कि रिएक्टेंट में देखिए मैग्नीशियम के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो देखिए प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के भी 2 एटम है, मैग्नीशियम के भी 2 एटम है। तो केमिकल इक्वेशन ये अब बैलेंस हो गई है। अब इसी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, यानी कि जितनी भी अभी हमने ये रिएक्शंस की हैं ये मोर इन्फॉर्मेटिव इक्वेशंस नहीं है। देखिए अब मोर इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो हम सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं उनकी स्टेट और लिख देते हैं, स्टेट लिख देते हैं, उसके बाद जिस कंडीशन में हम रिएक्शन करा रहे हैं उस कंडीशन को भी लिख देते हैं। देखिए स्टेट गैसियस को हम रिप्रेजेंट करेंगे G से, लिक्विड को L से, सॉलिड को S से और एक्वस फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे AQ से। और हम कंडीशन भी लिख देते हैं कि किस कंडीशन में वो रिएक्शन हो रही है। देखिए एग्जांपल लिया है मैंने ग्लूकोज की इक्वेशन का। ग्लूकोज जब बनता है, ये जो है ये ग्लूकोज है, ओके, तो ये इसकी इक्वेशन हमने ली है आपको ये समझाने के लिए कि हम मोर इन्फॉर्मेटिव रिएक्शन कैसे बनाते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक्वस फॉर्म में लिया है और वाटर लिया है हमने लिक्विड फॉर्म में।
ओके। कार्बन डाइऑक्साइड के जो है 6 मॉलिक्यूल हैं, वाटर के 12 मॉलिक्यूल हैं। जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो ये क्या हो गई, कंडीशन हो गई, और लिक्विड और एक्वस जो है ये स्टेट हो गई। तो इससे क्या होगा, हमें इस इक्वेशन के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल गई। तो ये क्या हो गई, मोर इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन हो गई। तो देखिए हमारा ग्लूकोज जो है वो बन के तैयार हो गया है एक्वस फॉर्म में, और ऑक्सीजन रिलीज हुई है एक्वस फॉर्म में, और वाटर किस फॉर्म में रिलीज हुआ है, लिक्विड फॉर्म में। तो ये क्या हो गई आपकी मोर इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो है रिएक्शन 4 प्रकार की होती हैं। तो हम देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। अब जैसे कि वाटर की फॉर्मेशन देखें तो देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहे हैं, वाटर यानी कि H2O। तो ये दोनों कंबाइन हुए तभी तो वाटर बना है, तभी तो वाटर की फॉर्मेशन हुई है। ओके। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसी का अपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वाटर को अगर हम, ठीक है, ब्रेक करेंगे, यानी कि वाटर के जो कंपोनेंट्स हैं अगर हम उन्हें ब्रेक डाउन कर दें, यानी कि इन्हें डिकम्पोज कर दें, तो हमें वापस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएंगे। ओके। तो फिर ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो ये हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ लीजिए, जब कोई भी एक कंपाउंड स्प्लिट होता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में तो हम उसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो वाटर के एग्जाम्पल से तो आपने समझ लिया। देखिए अब देखिए यहाँ से देखिए, स्लैग्ड लाइम को जब हम हीट करेंगे तो वो जो है डिकम्पोज हो जाएगा, यानी कि वो ब्रेक डाउन हो जाएगा 2 सब्सटेंसेस में, जो कि होगा क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। यानी कि जब कोई भी एक कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाता है वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में, तो हम उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके। और थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि आयरन ने जो है कॉपर की जगह ले ली है, कॉपर अलग निकल गया है और आयरन सल्फेट के साथ आकर फेरस सल्फेट बना रहा है। लेकिन ये जो है रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर कोई भी एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट को तभी रिप्लेस कर सकता है जब वो उस एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। देखिए इस रिएक्शन में आयरन की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज़्यादा है, तो इसी वजह से ये रिप्लेस कर पाया है कॉपर को। अगर कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा होती तो ये रिप्लेस नहीं कर पाता। ओके। तो अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ये है इसका जो है लास्ट टाइप, ठीक है, केमिकल रिएक्शन का ये लास्ट टाइप है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, देखिए जब 2 कंपाउंड रिएक्ट करने के बाद आयन एक्सचेंज करते हैं और आयन एक्सचेंज के बाद क्या होगा, 2 न्यू कंपाउंड बनेंगे। तो जब 2 न्यू कंपाउंड आयन एक्सचेंज के बाद बनते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एग्जाम्पल से अगर समझाऊँ तो देखिए जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, सिल्वर क्लोराइड मिलता है। ओके। और सोडियम नाइट्रेट, तो यहाँ पर क्या हो गया, आयन का एक्सचेंज हो गया। ठीक है, ये जो सिल्वर है ये क्लोराइड के साथ जो है मिलकर के क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है, और जो नाइट्रेट है वो सोडियम के साथ कंपाउंड बना रहा है। तो आयन एक्सचेंज हो गया, तो ये दोनों भी अलग कंपाउंड हैं और ये दोनों भी अलग कंपाउंड हैं। ओके। तो ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो इनसॉल्युबल सॉलिड मिल रहा है यानी कि पीपीटी है ये, ठीक है, यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो रही है, पीपीटी की फॉर्मेशन हो रही है। तो देखिए जो रिएक्शन एक इनसॉल्युबल सॉलिड जो है प्रोडक्ट में बनाती है यानी कि पीपीटी अगर फॉर्म करती है, ओके, तो हम उस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ओके। तो ये जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गई है और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गई है। ओके। तो दोनों आपको समझ में आ गई हैं। अब है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। देखिए जहाँ पर एडिशन होता है ऑक्सीजन का उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जहाँ पर रिमूवल होता है हाइड्रोजन का उसे
ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन का देखें तो एडिशन होगा यहाँ पर हाइड्रोजन का और रिमूवल होगा ऑक्सीजन का, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। और अगर ये दोनों रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ हो जाएं तो हम उसे क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए रिडॉक्स में जो रेड है इसका मीन्स है रिडक्शन, और जो ये लास्ट में ऑक्स है इसका मीन्स है ऑक्सीडेशन। तो क्या हो गई हमारी रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों एक साथ हो जाएं तो हम उसे क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझें तो देखिए जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर और वाटर। तो यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के रिमूव होने पर क्या होगा, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड में रिडक्शन और हाइड्रोजन के साथ जो है आकर वाटर ऐड हो गया है। अब यहाँ पर ये एज अ रिमूवल और एडिशन नहीं लेंगे, हाइड्रोजन एज अ एलिमेंट या सब्सटेंस लेंगे, ठीक है। अब एज अ सब्सटेंस लिया है तो यहाँ पर इस सब्सटेंस में क्या हो गया है, एडिशन हो गया है ऑक्सीजन का, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपको समझ में आ गया। तो इसमें एक और चीज़ होती है, देखिए एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट और दूसरा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा उसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ रिड्यूसिंग नहीं, ऑक्सीडाइजिंग होगा, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर देखिए क्या रिड्यूस्ड हुआ है और क्या ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ओके, तो देखिए ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या हो गया हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, और यहाँ पर रिड्यूस्ड क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको समझ में आ गया होगा। टॉपिक है हमारा कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं वो हमारी एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट डालती हैं। तो देखिए दो कॉमन इफेक्ट हैं, एक है कोरोजन और एक है रेंसिडिटी। तो कोरोजन का आपको समझ में आ गया होगा, प्योर मेटल एयर के कांटेक्ट में आता है और मॉइस्चर के या फिर किसी भी केमिकल कंपाउंड के कांटेक्ट में आता है तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, यानी कि उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो हम उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। और बेस्ट एग्जांपल है इसका रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में देखिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। यह इसकी रस्टिंग ऑफ आयरन की केमिकल रिएक्शन कि वो किस तरीके से जो है मेटल खराब होता है। तो देखिए आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, वाटर के साथ वो भी एयर में प्रेजेंट होता है मॉइस्चर के रूप में, ठीक है। जब ये दोनों आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा रस्ट बनता है, यानी कि रस्ट की फॉर्मेशन होती है और उसका फॉर्मूला है 2Fe2O3.XH2O। एक्स मीन्स जो मॉइस्चर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका कोई फिक्स नहीं है, वो कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जितने उसे रस्टिंग के लिए उस टाइम पे नीड चाहिए हो रही होती है, उस टाइम पे जो है कितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर सकते हैं आयरन के साथ। और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 3 मॉलिक्यूल। तो फिर हमारा क्या हो जाता है, रस्ट बन जाता है आयरन से, यानी कि यहाँ तो ये प्योर था लेकिन यहाँ पे ये जो है आयरन का डिस्ट्रक्शन हो गया है। आयरन स्टील ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर लाइक रेलिंग्स, कार बॉडीज, ब्रिजेस, जो भी ये सब बने हुए होते हैं इनको जो है अफेक्ट डालता है, यानी कि इन्हें ख़राब कर देता है। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए ही लॉट ऑफ मनी जो है स्पेंड की जाती है इन्हें बचाने के लिए। हर साल जो है बहुत सारा खर्च किया जाता है इन सब चीज़ों को बचाने के लिए। और लास्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। फूड होता है जिसमें फैट एंड ऑयल प्रेजेंट होता है, वो एरियल ऑक्सीडेशन कर जाते हैं, ठीक है। एयर के कांटेक्ट में आने के बाद ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट एंड ऑयली जो फूड होता है, और उसके बाद जो है रिएक्शन के बाद एक अनप्लीजेंट सी स्मेल आने लगती है और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम
कुछ जो है स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि फूड को हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं, या फिर जो है उसे सनलाइट या फिर लाइट से उसे दूर रखते हैं फूड को, तो जो है ऑक्सीडेशन होने के कम चांसेस होते हैं। और या फिर उसकी पैकिंग हमें किस में करनी चाहिए, नाइट्रोजन गैस में उसकी पैकिंग करनी चाहिए, या फिर उसमें कोई एंटीऑक्सीडेंट जो है ऐड करना चाहिए, तभी हम उस जो है खाने को बचा सकते हैं। तो ये है आपकी नोट्स की एक्सप्लेनेशन। ओके, अब आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए। पीडीएफ से बनाने हैं तो पीडीएफ से बना लीजिए, और अगर आपको वीडियो से नोट्स बनाने हैं तो वीडियो से नोट्स बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट नोट्स जो हैं वो मैं वीडियो में भी आपको समझाते हुए शेयर कर चुकी हूँ। ओके बच्चों, टेक केयर।